चलिए अभी हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1। ठीक, क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? ग्रीक से। आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को किस रूप में परिभाषित किया था? तो धन के विज्ञान के रूप में। और मनुष्य का व्यवहार का अध्ययन रॉबिन्स। अर्थशास्त्र में किन भाषाओं अर्थशास्त्र के निम्न परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था? अर्थशास्त्र वो विज्ञान है जो विभिन्न उपयोग वाले सीमित साधनों तथा तथ्यों के संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। दुर्लभता का परिभाषा दुर्लभता का परिभाषा इसको कहा जाता है रॉबिन्स ने। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की पुस्तक किसने लिखा था? डॉक्टर मार्शल ने। अर्थशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? सामाजिक विज्ञान है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ ने लिखा था। एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन किस वर्ष प्रकाशित हुआ? क्षेत्र में। ग्रीक शब्द का आइकोनिया का अर्थ होता है घरेलू प्रबंधन। अब आगे की 1932 ईस्वी में प्रकाशित एन इंक्वायरी इन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस के लेखक कौन है? रॉबिन्स हैं। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी की पुस्तक के लेखक कौन है? वह आपका जॉन मेडॉर्स किंग्स। इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। आगे है अर्थशास्त्र की मानव कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दिया था? मार्शल ने। अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है किसने कहा था? क्योंकि यह जो है तथ्यों का अध्ययन करता है। कौन सा आर्थिक क्रिया है? यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी। आ जाएगा आपका उत्पादन, उपभोग और निवेश सभी। एक अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर संपन्न करता है आर्थिक क्रियाओं का। इस आर्थिक क्रिया को क्या कहते हैं जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता या मूल्य वर्धित करने से है? उत्पादन। उत्पादन के कितने मुख्य साधन हैं? 4 गो। भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी। कहते हैं कौन सा एक अनार्थिक क्रिया है? सामाजिक कल्याण वाला शायद हो जाएगा आपका सामाजिक कार्य। आगे की अर्थशास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जो धन के उपभोग, उत्पादन, विनिमय तथा वितरण का अध्ययन करती है। किसने कहा था? ये कहा था आपका क्या लगता है? मोबाइल पढ़ि रहल छी, नहीं देखै छी? केना लगे थे फोन? हाँ। अर्थशास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जो धन के उपभोग, उत्पादन, विनिमय तथा वितरण का अध्ययन करती है। ये कहा था चैपमैन ने। कौन? चैपमैन। कौन उत्पादन के साधन नहीं है? निवेश यानी कि आर्थिक क्रिया। आगे कौन एक आर्थिकोत्तर वस्तु का उदाहरण है? माता की सेवा। बाकी बात माता की सेवा करने पर आपको कोई धन रुपया नहीं मिलेगा। बाकी बात अध्यापक की सेवा करता है तो रुपया मिलेगा। अध्यापक पढ़ाता है तो डॉक्टर की सेवा डॉक्टर इलाज करता है रुपया कमाने के लिए। बैंक सेवा होगी रुपया कमाने के लिए। आगे उत्पादन के साधन के कीमत निर्धारण में कौन सा घटक शामिल है? तो लगान, मजदूरी और ब्याज सभी। आगे निम्न कथनों पर विचार कीजिए। व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थव्यवस्था में किया जाता है, जो सही है। समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन समष्टि अर्थव्यवस्था में किया जाता है, ये भी सही है। आगे अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है, व्यष्टि और समष्टि। ये गलत है। अब आगे है कि अर्थशास्त्र के 2-3 भागों में बांटा गया है। समाजवादी हो गया, आपका पूंजीवादी हो गया, मिश्रित हो गया, ये सब ये नहीं होगा। आगे की कौन एक अर्थव्यवस्था की समग्र के रूप से व्याख्या करने का प्रयास करता है? समष्टि अर्थव्यवस्था। कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय है? मांग की सिद्धांत, उत्पादन का सिद्धांत, कीमत निर्धारण और सभी। आगे कौन क्षेत्र समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है? तो राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति और विदेश व्यापार नीति। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र को संक्षेप में कीमत सिद्धांत कहा जाता है, सही है। समष्टि अर्थशास्त्र को संक्षेप में आय व रोजगार का सिद्धांत कहा जाता है, ये भी सही है। आगे है
उपरोक्त में से दोनों सही है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में किससे शामिल किया जाता है? तो हो जाएगा आपका व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, छोटे छोटे इकाई सभी। आगे है कि किस एक विषय को व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल नहीं किया जा सकता है? पूर्ण रोजगार को। कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है? वो जगह आपका वस्तु कीमत की निर्धारण। बाद में कृषि श्रम की समस्या समष्टि में आता है, और राष्ट्रीय आय समष्टि में आता है, और गरीबी आ जाता है आपका समष्टि में। तो ये आ जाएगा आपका सिर्फ व्यष्टि में आ जाएगा वस्तु कीमत का निर्धारण। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन अर्थशास्त्र के किस भाग में होता है? समष्टि में। कौन एक समष्टि घटक है? हो जाएगा आपका राष्ट्रीय आय, बाकी बात सभी व्यष्टि है। एक व्यक्ति की कीमत व्यष्टि है, उपभोक्ता संतुलन व्यष्टि है, मांग की लोच व्यष्टि है। आगे है अर्थशास्त्र की संपूर्ण व्याख्या करने का प्रयास कौन सी शाखा करता है? समष्टि अर्थव्यवस्था। कौन से आर्थिक मुद्दों को समष्टि अर्थशास्त्र में शामिल किया जाता है? तीनों किया जाता है शायद, तीनों को, भुगतान संतुलन को, विनिमय दर को और मुद्रास्फीति को। आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र दो अलग अलग शाखाएं हैं, जो सही है। अर्थव्यवस्था के दोनों शाखाएं एक दूसरे से संबंधित नहीं है, दूसरा का गलत है, सिर्फ एक सही है। अर्थशास्त्र को चयन का शास्त्र कहा जाता है क्योंकि मानव की आवश्यकताएं असीमित होते हैं, सही है। आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले साधन सीमित हैं, ये भी सही है। आगे चलते हैं। आगे के ए और बी सही है, सी देख लेते हैं क्या है। साधन कीमत होने के कारण चयन की समस्या उत्पन्न होती है, और चयन की समस्या प्रमुख आर्थिक क्रिया है, सही है। आवश्यकता को संतुष्ट करने हेतु सीमित साधन होने के कारण चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। निम्न में कौन सा चयन की समस्या संबंधित नहीं है? आय का अधिक होना नहीं है, बाकी बात असीमित आवश्यकता है, सीमित साधन है, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग है। अर्थशास्त्र हमें यह निर्णय लेने हेतु योग्यता बनाता है ताकि सीमित साधनों का बंटवारा इस प्रकार हो कि उपभोक्ता अधिक संतुष्ट प्राप्त कर सके, संतुष्टि, उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके, एक राष्ट्र अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त कर सके सभी। ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो किसी क्षेत्र के सभी लोगों के आर्थिक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है, उसे कहते हैं अर्थव्यवस्था। आगे कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अर्थव्यवस्था ऐसी प्रणाली है जो किसी विशेष क्षेत्र के समस्त आर्थिक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है, सही है। अर्थव्यवस्था की संरचना एवं समस्या का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, ये भी सही है। आगे चलते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आर्थिक क्रियाओं को बाजार शक्ति की स्वतंत्र आंतरिक क्रिया पर छोड़ दिया जाता है, उसे कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम क्या है? उदारवादी अर्थव्यवस्था है, बाजार अर्थव्यवस्था है, खुली एवं स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। आगे है कि कौन सी अर्थव्यवस्था हस्तक्षेप के सिद्धांत पर काम करती है? पूंजीवादी। और हस्तक्षेप सिद्धांत की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? एडम स्मिथ। आगे है निम्नलिखित में से किस देश की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है? अमेरिका, ब्रिटेन और जापान। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं का कीमत निर्धारण किसके द्वारा होता है? मांग एवं पूर्ति के द्वारा। कौन सा एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण नहीं है? अहस्तक्षेप की नीति, अहस्तक्षेप का अनुसरण, वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन तथा वितरण बाजार की शक्ति के अधीन, राज्य या सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप, ये सब है। आर्थिक निर्णय लेने से समाज कल्याण का सर्वोपरि यही नहीं है। किस अर्थव्यवस्था में राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप रहता है? उदारवादी अर्थव्यवस्था में। कौन सी अर्थव्यवस्था में उदारवादी तथा निजी आर्थिक तत्वों का प्रभाव रहता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण हैं? आर्थिक क्रियाओं में निजी क्षेत्र की सक्रियता, लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से लिया गया आर्थिक निर्णय, और उपभोक्ता को शून्य स्थिति, यही नहीं होगा। उपभोक्ता का प्रभुत्व नहीं किया जाना, ये भी नहीं होगा। आगे कि किसी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र का संचालन किस एक की ओर संकेत करता है? मांग एवं आपूर्ति के दबावों की अन्योन्य क्रिया के द्वारा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में किसके द्वारा
समाजवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा का विकास किया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। आगे है, समाजवादी अर्थव्यवस्था को अन्य किस नाम जाना जाता है? तो राज्य अर्थव्यवस्था तथा केंद्रीय नियोजन अर्थव्यवस्था। कौन सा एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? उत्पादन के साधन पर सामूहिक स्वामित्व, केंद्रीय योजना प्राधिकरण द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण, उपयोगिता का अभाव, ये सभी है। बाकी बात, अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था नहीं है। आगे के निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से समाजवादी अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था नहीं होता है, सही है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है, ये दोनों सही है। आगे की भूतपूर्व सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की होती थी? समाजवादी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र की विद्यमान हो, यही होगा सिर्फ 1 नंबर। आगे चलते हैं, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सास्तित्व। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के थे एडम स्मिथ, समाजवादी कार्ल मार्क्स और मिश्रित के मेनॉर्ड कीन्स। पूंजी एडम, समाज कल्याण करो, पूंजी को ऐड करो रखो, पूंजी के ऐड करो रखो, समाज कल्याण करो कार्ल मार्क्स, मिश्रित के जाल दो मिलाइल दो जॉन मेडम कीन्स। आगे चलते हैं, आगे है आपका, निम्नलिखित में कौन सा एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के लक्षण नहीं है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सास्तित्व, आर्थिक नियोजन का योजनात्मक अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में सरकार की नियामक के रूप में भूमिका, हैं आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण के उद्देश्य के लिए जाते हैं, ना कि लाभ के उद्देश्य। यही गलत है, बाकी बात सभी सही है। अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के अनुरूप बनाने का मुख्य कारण क्या था? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय सरकार के पास पूंजी तथा संसाधनों का अभाव था, जिसके कारण समाजवादी स्वरूप अपनाना संभव नहीं था, सही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय निजी क्षेत्र भी उतना संसाधन वाले नहीं थे जी कि भरोसे देश का विकास किया जा सके एवं पूंजी अर्थव्यवस्था को अपनाया जा सके, सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था अनुरूप बनाने हेतु मिश्रित अर्थव्यवस्था का विचार ही सर्वोत्तम है, सभी सही है। विश्व बैंक के वैश्विक अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में, विकसित, विकासशील और मिश्रित। विश्व बैंक ने किस आधार पर विश्व में के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं को 4 भागों में वर्गीकृत किया है? प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के रूप में। वर्ष 2020 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर विश्व बैंक के वर्गीकरण में निम्न आय वर्ग अर्थव्यवस्था की सीमा नहीं है। 1046 सीमा क्या है? $1046 से या उससे अधिक। आगे की क्रिया शक्ति के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था से पहले कौन सी 2 अर्थव्यवस्था आती है? चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका। बात क्रिया शक्ति क्रिया शक्ति क्षमता यानी कि परचेंजिंग पावर पैरिटी, विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों के एक समान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की तुलना की जाती है, जो सही है। क्रय शक्ति क्षमता डॉलर के संबंध में भारत विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, यही गलत। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की? मिश्रित है, विकासशील है, खुली है, सभी। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था को किन उपनामों से जाना जाता है? उभरती हुई अर्थव्यवस्था या विकासशील अर्थव्यवस्था या अल्पविकसित अर्थव्यवस्था या अर्धविकसित। कहता है कि उभरती, विकासशील, अल्पविकसित और अर्धविकसित। आगे चलते हैं, आगे भारत जैसे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में कौन सी विशेषताएं मौजूद है? कृषि की प्रधानता, जनसंख्या की अधिकता, कच्चे माल का अधिक निर्यात, न्यून प्रति व्यक्ति आय और बृहत बेरोजगारी। कृषि की प्रधानता, जनसंख्या की अधिकता, कच्चे माल का अधिक निर्यात, न्यून प्रति व्यक्ति आय और बृहत बेरोजगारी। आगे चलते हैं, आगे कि भारत में उचित शिक्षा व्यवस्था है, ना कि मिश्रित न होने, कहता है कि भारत में उच्च शिक्षा व्यवस्था न होने से श्रम शक्ति में अकुशलता होता है, यानी कि सभी सही है।
आगे है, कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाता है? कृषि का मुख्य व्यवसाय होना, प्रचंड बेरोजगारी, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, सभी। प्रोटीन की प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होता है, यही गलत है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में अमर्त्य सेन ने कौन कौन से सुझाव दिए थे? इसे जन सम्मुख होना चाहिए था, सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए थी, वैश्वीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए था। आगे कि बंद अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें आयात निर्यात नहीं होता। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? व्यक्ति तथा राज्य दोनों। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका विश्व से कोई संबंध नहीं होता है उसे कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। चक्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सही है? इस अर्थव्यवस्था में संसाधन का अधिकतम उपभोग, पुनः उपयोगी, पुनर्चक्रण, पुनर्निर्माण और नवीनीकरण बल दिया जाता है, सही है। इस अर्थव्यवस्था में ऐसी तकनीकों पर बल दिया जाता है जो अपशिष्ट उत्पादों को उपभोग बनाए रखने में सहायता करती है, ये भी सही है। अब आगे है, उस अर्थव्यवस्था में कम से कम संसाधनों द्वारा अधिकाधिक उत्पादन लेने का प्रयास किया जाता है, सही है। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को पहचाना जाता है विकासशील राष्ट्र के रूप में। अर्थव्यवस्था के ऐसे स्वरूप जहां अस्थायी नौकरियों के वितरित काल्पनिक अनुबंध व फ्रीलांस कामों को प्राथमिक दी जाए, उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है? कहते हैं कि गिग अर्थव्यवस्था में। यह सत्य हुआ कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है मानव संसाधन से, प्राकृतिक संसाधन से, भौतिक संसाधन से। अर्ध विकसित का पर्यायवाची शब्द है निर्धन। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबिंब को यथासंभव कम करना। विश्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद के दृष्टिकोण से भारत का अर्थव्यवस्था का विश्व स्थान क्या है? 5वां। पहला है अमेरिका, जापान, चीन, जर्मनी, भारत, यूके, फ्रांस, इटली। आगे है, किस देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है? किसी देश का बाजार का कार्य पर, पूंजी निर्माण पर, प्राकृतिक संसाधन पर। व्यवसाय या आर्थिक क्रियाओं के आधार पर किसी अर्थव्यवस्था को कितने मुख्य रूप में बांटा गया है? 3 में। आगे चलते हैं, कौन से क्षेत्र आर्थिक कार्य प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? कृषि एवं वानिकी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन, खनन एवं उत्खनन। आगे है कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का व्यवसाय मनुष्य का प्राचीनतम व्यवसाय, सही है। प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक उत्पादों का उत्पादन करती है जो मानव जीवन यापन हेतु अनिवार्य है, ये भी सही है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, सही है। कौन सा क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है? निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस व जलापूर्ति। कौन सा एक विनिर्माण का उदाहरण है? कपड़ा। आगे, किसे प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जाता है? जलापूर्ति को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, सही है। द्वितीय क्षेत्र के विकसित होने से प्राथमिक क्षेत्र की उत्पादन बढ़ती है, सही है। 1 और 2 सही है। 3 देखते हैं, प्राथमिक क्षेत्र उद्योग के लिए कच्चे माल की व्यवस्था करता है, ये भी सही है। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में वस्तुओं का नहीं वरना सेवाओं का उत्पादन किया जाता है? तृतीय क्षेत्र में। कौन सा एक भारत के सेवा क्षेत्र का एक भाग है? हो जाएगा आपका परिवहन, संचार, भंडारण, व्यापार। कौन सा एक भारत के सेवा क्षेत्र का भाग नहीं है? विनिर्माण, मतलब विनिर्माण नहीं है, एक निर्माण नहीं है। बीमा है, बैंकिंग है, होटल है, रेस्तरां है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मानव की आवश्यकता सीमित होती है, जो गलत है। मानव की आवश्यकताओं में समय के साथ बदलाव आते रहते हैं, ये सही है। मनुष्य कहता है कि मानवीय आवश्यक की दृष्टि से आगे है,
मानवीय आवश्यकता की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन करना ही एक अर्थव्यवस्था का मुख्य कार्य है, जो सही है। आगे कि कौन सा तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है? बिजली और परिवहन। किस क्षेत्र का अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है? विद्युत और जलापूर्ति। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीयक सेवा को सेवा क्षेत्र कहते हैं, सही है। तृतीयक क्षेत्र के विकसित होने से प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की उत्पादन कुशलता भी बढ़ती है, सही है। तृतीयक के ढांचे के बिना कोई अर्थव्यवस्था कार्यशील नहीं होता है, सही है। आगे है लोक कल्याण अर्थव्यवस्था की अवधारणा का विकास किसने किया था? प्रोफेसर अमरसेन ने। मानव कल्याण मार्शल ने दिया था। लोक कल्याण अमरसेन, मानव कल्याण मार्शल। आगे है निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक या द्वितीयक क्षेत्र भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है, सही है। तृतीयक क्षेत्र में वस्तु का नहीं वरना सेवाओं का सम्मिलित किया जाता है, सही है। आगे अर्धविकसित देशों की अधिकांश जनसंख्या किस क्षेत्र में कार्यशील रहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वामित्व के आधार पर किसी अर्थव्यवस्था के दो मुख्य क्षेत्र होते हैं, निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र, सही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश भारत में एक सुमेध क्षेत्र होते हैं, सही है। कथा की सेमुदा का क्षेत्र के लिए उद्योग अथवा व्यवसाय में निजी उद्योगपति और सरकार दोनों की साझेदारी होती है, ये भी सही है। कहता है कि शोध एवं अनुसंधानकर्ता को किसमें शामिल किया गया है? तो ये किया गया आपका चतुर्थिक क्षेत्र होना चाहिए था, चतुर्थ क्षेत्र में। आगे चलते हैं। आगे किस क्षेत्र में सामाजिक अर्थव्यवस्था में उच्च स्तर के निर्णय लेने वाले को शामिल किया जाता है? पंचम क्षेत्र में। चतुर्थ क्षेत्र तृतीय क्षेत्र का ही विकासशील रूप है, जिसमें ज्ञान आधारित सेवाओं को शामिल किया जाता है, सही है। गोल्ड कलर प्रोफेशनल्स की अर्थव्यवस्था के पंचक क्षेत्र की संज्ञा दी जाती है, सही है। प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है कृषि। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी सेवा सम्मिलित है? संचार। आगे की द्वितीय क्षेत्र के निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं सम्मिलित हैं? विनिर्माण। आगे निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वास्तविक अर्थव्यवस्था के तथ्यों का वर्णन करता है, यह क्या है? मतलब या क्या है, ये संबंधित है। आगे है, सही है। आदर्श अर्थव्यवस्था नीतिगत निर्णय या क्या होना चाहिए संबंधित। आगे है आपका, बस यहीं तक ख़त्म हो गया।